हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 99 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 100 पार्ट है, अर्थात इसमें हम आपके द्वारा टेलीग्राम चैनल पर जो प्रश्न भेजा गया है उसे चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। 150 शब्दों में और 10 नंबर का। आपने उत्तर लिखा है, 16वीं व 17वीं शताब्दी में भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था और इसमें लगभग संपूर्ण भारत को एक अपने केंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली से एक सूत्र में बांध रखा था। किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य इतनी तेजी से बिखरने लगा और 18वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते भारत विभिन्न राज्यों में बंट गया। अब शासन क्षेत्रीय सामंतों और प्रतिद्वंदी राज्यों और स्वतंत्र राजवंशों द्वारा संचालित किया जाने लगा। इस अवधि के दौरान कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जैसे बंगाल में मुर्शीद कुली खां, हैदराबाद में चिंतलीज खां, अवध में शहादत खां। पंजाब में सिख राजपूतों ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वयं को सुदृढ़ किया। महाराष्ट्र और मध्य भारत में मराठे भी एक मजबूत शक्ति के रूप में मजबूत हो रहे थे। हैदर अली ने मैसूर के राजा से गद्दी छीनकर राज्य पर अधिकार कर लिया। इन क्षेत्रों के इन क्षेत्रों के उदय में यूरोपियन शक्तियों की भी अहम भूमिका रही। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के भारत में कोई संगठित शक्ति नहीं रही और ना ही किसी क्षेत्रीय शक्ति के अन्य क्षेत्रीय शक्ति के साथ गठजोड़ कर अंग्रेजों या अन्य यूरोपीय शक्तियों का मुकाबला किया। इसके पीछे मुख्य वजह थी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। अतः कहा जा सकता है कि 18वीं सदी में भारतीय राजनीतिक एकता विखंडित हो गई और यही राजनीतिक अस्थिरता अंततः भारत में अंग्रेजी विजय का कारण साबित हुई। देखिए, आपने लिखा तो है लेकिन इसमें कई सारी मिस्टेक हैं। मिस्टेक कैसी हैं? मिस्टेक बेसिकली कुछ नॉर्मल मिस्टेक हैं। पहली चीज़ तो आपको जो मैंने इतने दिन से समझा रहा हूँ, फिलहाल पिछले 2-3 आंसर से, अगर आपने अब की बार अगर किसी भी प्रश्न में इन डॉट्स का इस्तेमाल किया और यहाँ पे पॉइंट्स का अगर इस्तेमाल नहीं किया तो मैं आपके कॉपी का उत्तर नहीं चेक करूँगा। सख्त हिदायत है, आइंदा से इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो और आपसे जब बार बार ये गलती होती है तो मन में एक क्रोध आता है। क्लियर? क्योंकि आपसे गलती होनी नहीं चाहिए। जब मैंने इतनी बार कह दिया है कि ये चीज़ मत करिए मत करिए, यूपीएससी के रूल में ही नहीं है। आप यूपीएससी की कभी रूल बुक उठा कर देखिए, वहाँ पर देखिएगा कि कैसे वो कहते हैं कि आप हमारे उत्तर को लिखिए। अगर आप उस नियम को ही नहीं फॉलो करेंगे तो एक तरीके से तो आप शासन के नियम के अगेंस्ट जा रहे हो, और जब आप शासन के नियम के अगेंस्ट जा रहे हो तो फिर आपको शासन में वो क्यों लेंगे? आप कितना भी अच्छा उत्तर लिखे हो, जैसे नहीं होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी वाणी बड़ी अच्छी होगी, जिनके विचार बड़े अच्छे होंगे, लेकिन उनका चारित्र उतना ही बेकार होगा। बिल्कुल वही चीज़ आपके इस उत्तर से उनको झलकेगी कि आपका लेख भले अच्छा हो लेकिन आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। तो इन मार्क्स को, इन डॉट्स को आइंदा से मत लगाना। क्लियर? दूसरी बात यह है कि आपने जो ये लिखा है, क्लियर, तो आपसे जो टाइमलाइन इसने पूछी है जीएस के हिसाब से अगर आपने लिखा है तो प्रश्न सही है, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मतलब करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शनल की दृष्टि से अगर इसी प्रश्न को लिखेंगे तो उसको आपको थोड़ा और अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। हमारा ये भी मानना रहता है कि आप जीएस को भी अगर लिखें तो टू द पॉइंट लिखें, क्योंकि जीएस और ऑप्शनल में अंतर हिस्ट्री को लेकर नहीं होता है। ऑप्शनल होता है बेसिकली जीएस के प्रश्नों को, जैसे आईआर को लेके, एनवायरनमेंट को लेके या पॉलिटी को लेके, बट हिस्ट्री में कॉमन रहते हैं फीचर। तो इसीलिए हिस्ट्री में आप थोड़ा इंटरेस्टिंग होकर लिखिए। आपसे पूछा मध्य 18वीं शताब्दी, तो आप मध्य 18वीं शताब्दी से अपनी बात शुरू कीजिए। पूरी उसको पृष्ठभूमि मत दीजिए, उसको पृष्ठभूमि पता है, समझ गया? तो आप ये चीज़ कर सकते हो। साथ ही आपने जैसे यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किए ना, अवध में सादत खां, ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो आपने यहाँ पे बताना शुरू किया, पंजाब में सिख राजपूतों ने औरंगजेब, ये अलग अलग लग रहा है। मतलब ये उस चीज़ को, क्वेश्चन को मैच नहीं कर रहा है। तो आपको ये लाइन नहीं डालनी, डालनी है लेकिन अलग तरीके से। अभी मैं बताऊंगा कैसे इनको आपको एक तरीके से सिंक करना है। क्लियर? फिर है महाराष्ट्र और मध्य भारत में मराठे
इनको भी कैसे लिखना है। हैदर अली ने मैसूर, इसको भी बताएंगे। फिर आपने अंत में जो ये बातें लिख दी ना कि कोई संगठित शक्ति नहीं रही और ना ही किसी क्षेत्रीय शक्ति ने अन्य क्षेत्रीय शक्ति के साथ गठजोड़ किया और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। आप अच्छे से जानते हो, चाहे अंग्रेज़ों का मराठों के साथ युद्ध हो या अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ युद्ध हो, बार बार हैदराबाद के साथ या मराठों के साथ या मराठों ने मैसूर के साथ में मिलकर गठजोड़ किया, कई बार मुगलों के साथ गठजोड़ किया। क्लियर। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो। ऐसी लाइन जब आप लिखते हो तो आप ये दर्शा देते हो कि आप इतिहास के प्रति एक अनभिज्ञ अभ्यर्थी हो, लेकिन आपको पता है कि आप इतिहास के प्रति एक अनभिज्ञ अभ्यर्थी नहीं हो। तो ऐसी लाइनों से बचिए। होता क्या है कि हम फ्लो में इतना होते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते हमने क्या लिख दिया। आपकी एक छोटी सी बात आपके पूरे तथ्य और तर्क की धज्जियाँ उड़ा देती है। क्लियर। तो इन चीज़ों से बचा करिए। ना पता हो मत लिखिए, लेकिन गलत तो बिल्कुल ही मत लिखिए। क्लियर। फिर आपने ये लिख दिया तो इतना लिख दिया, लेकिन एनालिसिस इसको आपको और अच्छे से करना है। अब हम देखते हैं पहले प्रश्न क्या है और फिर इसके हम उत्तर के क्रम को देखेंगे। तो प्रश्न है, मध्य 18वीं शताब्दी का भारत। मध्य 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है? मैंने आपको 2-3 वर्ड पहले ही बताए थे कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, तो 1701 से लेकर 1750 तक की बात होती है। अगर आपसे पूछे 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, तो 1751 से लेकर 1800 तक की बात की जाती है। अगर आपसे पूछे 18वीं शताब्दी का मध्य, तो 1751 से 1800 तक की ही बात होती है। या आप पूछे आरंभिक दशक 18वीं शताब्दी के शुरुआत के 2 दशकों ने, तो 1720 की बात होती है। समझ गए? तो आप उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, मध्य, इन सब का मतलब समझ गए। तो अब आपसे इसने कहा है 18वीं शताब्दी का मध्य, अर्थात 1751 से 1800 तक की घटना की बात आपसे कर रहा है। क्लियर। ये क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इस समय अंग्रेजों ने बंगाल में मैसूर और मराठों में उधर फ्रांसीसियों के साथ मिलकर क्या कर रहे थे? अपनी प्रभुता की स्थापना करने की शुरुआत कर रहे थे। तो कुछ हिस्टोरियंस के मत ये डिबेट उठी कि आखिर अंग्रेजों ने भारत जो विजय कर ली, वो इसलिए कर ली क्योंकि भारत उस समय विखंडित राजतंत्र था। उसमें कोई एक सुदृढ़ सत्ता नहीं थी जो मिलकर या एकता का स्वरूप दर्शाकर अंग्रेजों की सेना को परास्त कर सके। क्लियर। तो इस चीज़ को लेकर हिस्टोरियंस में डिबेट हुई। तो अधिकांश ने ये कहा कि हाँ भाई साहब, इसीलिए विखंडित था, इसीलिए बंगाल हार गया, इसीलिए अवध हार गया, इसीलिए अंत में मुगल सत्ता उसके अधीन हो गई। लेकिन ये जब आप बात बताते हो तो क्या आप उन प्रयासों का जिक्र नहीं करते हो? क्या आप उन संधियों और संधि पत्रों का जिक्र नहीं करते हो? क्या आप अंग्रेजों के पीछे उन षड्यंत्रों का जिक्र नहीं करते हो? अर्थात जब आप उनका जिक्र नहीं करते हो तो आप ये दर्शा देते हो कि वास्तव में आपने भी मान लिया कि वो विखंडित राजतंत्र ही पूरी तरीके से अंग्रेजों की विजय का कारण था। विखंडित था, ये सत्य है, लेकिन विखंडित वैसा नहीं था कि उसमें एकता के बीज को न पिरोया जा सके या एकता के बीज को न अंकुरित कराया जा सके। क्लियर। अर्थात बार बार चाहे मराठे हों, चाहे मैसूर हो, चाहे बंगाल हो, इन सब ने कोशिश की कि क्षेत्रीय एकता के साथ में मिलकर हम बाहरी शक्ति का मुकाबला करें, किंतु कई सारे आपसी षड्यंत्र, कई सारे आपसी द्वंद्व, कई सारी आर्थिक रियायतें और लालचों ने इस गठजोड़ को सफल होने में अहम रोल नहीं प्ले किया। क्लियर। या उनको बाधित करने का प्रयास किया। आप देखोगे कि 1757 का जब प्लासी का वॉर हो जाता है तो बक्सर में गठजोड़ ही तो करता है बंगाल का नवाब, उस समय का मीर कासिम। क्या करता है वो? यही तो करता है कि अवध के साथ और मुगल सत्ता के साथ में मिलकर एक गठजोड़ बनाता है। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं? अवध के नवाब को अपने में मिला लेते हैं और अंत में जब बक्सर में इनको पराजित कर दिया जाता है तो अलग अलग इलाहाबाद की संधि होती है। अर्थात गठजोड़ तो किया था ना। यही चीज़ आप हैदर अली को देखोगे कि जब पहला युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ में, तो उसने मराठों को और हैदराबाद की रियासत को कुछ क्षेत्र देकर उनको अपने में मिला लिया और अंग्रेज़ों के साथ में मुकाबला किया।
लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने संधि कर ली। दोबारा जब टीपू की स्थिति आई तो टीपू ने वो काम नहीं किया, अर्थात मराठों को उस तरीके से परसुएट नहीं कर पाया, या आप कह सकते हैं कि मराठे स्वयं परसुएट नहीं हो पाए। समझ गए। वहीं आप देखोगे कि मराठे एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना तो कर रहे थे, एक एक यूनिटी की बात तो कर रहे थे, किंतु पानीपत के तृतीय युद्ध ने मराठों की इस महत्वाकांक्षा को धूल धूसरित कर दिया। इसीलिए आप पढ़ते हो ना कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने ये तो नहीं निश्चित किया कि भारत में कौन राज करेगा, लेकिन ये जरूर निश्चित कर दिया कि भारत में अब राज कौन नहीं करेगा। अर्थात जो अंतिम शक्ति बचे थे, जो भारत को एकता के एक सूत्र में बांध सकते थे, वो मराठे थे। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध ने उनकी संजीवनी शक्ति को सुखा दिया। क्लियर। फिर आप देखोगे कि उसके बाद अगर कोई एक पर्सनैलिटी बचती है तो कौन? महाराजा रणजीत सिंह। लेकिन रणजीत सिंह की अपनी ही एक कमी थी, अर्थात वो हमेशा पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो की नीति पर चलने लगे। कहने का मतलब सीधे समझो कि भले ही भारत उस समय किसी एक केंद्रीकृत सत्ता के अधीन नहीं था, यहाँ पे आप विखंडित वर्ड मत यूज करोगे, बाकी सब यूज कर रहे करने दो, लेकिन आप हमेशा ये यूज करोगे कि भले ही भारत उस समय किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं था, भले ही भारत उस समय किसी शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में नहीं था, किंतु भारतीय शासकों की एक कामना या महत्वाकांक्षा अवश्य थी कि वो ब्रिटिशकारी शक्ति को या यूरोपियन शक्ति को भारत में राज्य न करने दें। ये बात अलग थी कि उनका सामना उस साम्राज्यिक शक्ति से हो रहा था जो उस समय विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी, और ये बात भी अलग है कि भारतीयों के अंदर उतना समन्वय व सहयोग की नीति नहीं पनप पाई जो कि उनको एक एकता के सूत्रों में बांध सकती। अर्थात कई ऐसे कारण थे जिन्होंने बाद में भारत में अंग्रेजों की विजय या यूरोपियंस की विजय को प्रमोट करने में या उसको हासिल करने में सहायक की भूमिका निभाई। हर एक वर्ड पे मेरे ध्यान देना, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि इसी विखंडित राजतंत्र ने भूमिका निभाई, मैंने कहा सहायक भूमिका निभाई। क्लियर। और हर एक वर्ड को मैंने काफ़ी कंट्रोल किया, आपको भी ऐसे ही कंट्रोल करना है। जब आप अपने वर्डों की मर्यादा को कंट्रोल में कर लेते हो ना, तो आपकी जो वाक पटुता है, आपकी जो शैली है, आपकी जो डिप्लोमेसी है, वो काफ़ी बेस्ट वर्जन होकर निकलती है, और इससे एग्जामिनर ना केवल प्रभावित होता है बल्कि प्रसन्नचित भी होता है। समझ गए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। समझ गए होंगे कि वास्तव में इस प्रश्न के उत्तर को हमें कैसे लिखना है, और जो आपने लास्ट में लाइन यूज की है इसको भी आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको अच्छे से टैकल करना है। साथ ही आप निष्कर्ष भी समझ गए होंगे कि कैसे अंग्रेजों को या कई सारी यूरोपीय शक्तियों को भारत में विजय करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्लियर। तो इस तरीके से आपने पूरे उत्तर को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।